नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो म एक बैंकिंग कंपनी है, एक बैंकिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में 2 तरीके से मेजर आपको बैंक देखने को मिलेगा। देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है और साथ ही साथ दूसरा एक पीएसयू बैंक है। देखिए प्राइवेट और पीएसयू बैंक दोनों में है अंतर क्या है? प्राइवेट बैंक मतलब आप सभी जानते हैं प्राइवेटिज़्म सेक्टर के ऊपर है। साथ ही साथ पीएसयू बैंक मतलब एक गवर्नमेंट बैंक है। तो मैं आज जिसके बारे में बात करूँगा वो एक प्राइवेट बैंक है और इंडिया के टॉप 5 बैंकिंग के जो रैंक है उसमें इसका नाम ज़रूर देखने को मिलता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी 52 वीक हाई ब्रेक किया है, तो क्या अभी इसके ऊपर निवेश करना चाहिए? तो जो इसका जो चार्ट पैटर्न बन रहा है ना, बहुत बहुत शानदार एक चार्ट पैटर्न देखने को मिला है। तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा टेक्निकली कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए जरूर आप ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म विजन के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज का जो कंपनी है, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा, डेली बेसिस आप अर्निंग करना चाहते हैं तो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, देखिए जितने सारे निफ्टी के इंडाइसेस हैं, उनमें से आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जितने सारे बैंकिंग है सॉरी जितने सारे सेक्टर है उनमें से निफ्टी बैंक हमेशा पॉजिटिव रहा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखा दूं। देखिए परसेंटेज वाइज आप 52 का हाई 52 का लो देखेंगे तो जो निफ्टी का जो बैंक्स है वो 52 के हाई के आसपास है क्योंकि कंपनी में सिर्फ एक ही कंपनी नहीं, जितनी सारे बैंकिंग कंपनी है आप देखेंगे सारे के सारे बैंकिंग कंपनीज ग्रीन कलर में आपको दिखेगा। तो बैंकिंग के जितने सारे कंपनीज है सारे के सारे बैंक आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। उनमें से आप इंडसइंड बैंक को देखेंगे वो भी आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। तो इस कंपनी ने एक साल के अंदर अंदर 30% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो क्या 30% तक रिटर्न दिया है? क्या कंपनी ने खास कुछ काम कर चुके हैं? क्या खास बन चुके हैं? तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो इंडसइंड बैंक के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 सितंबर में ही कंपनी हाई किए थे 1275। तो कंपनी 52 के आसपास है। साथ ही साथ कंपनी का जो लो था जून 2022 में 23 जून में 763 इसका लो था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोजीशन दिख रहा है तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है कुछ ही मंथ में। करीबन करीबन आप देखेंगे तो 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी का कंटिन्यूअसली जो डेटा के आधार है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी पिछले दिनों में 53% के आसपास डिलीवरी उठा चुके हैं। इसका प्रीवियस डेटा के आप आधार के हिसाब से बात करूं तो आप दिसंबर के पूरा मान देखेंगे तो इस कंपनी ने किस तरीके से डिलीवरी उठाया है। कभी 64%, कभी 56%, कभी 40%, 46%, इस तरीके से डिलीवरी रिपोर्ट आपको देखने को मिला। तो इसका मतलब डिलीवरी उतना भी खास भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है। तो इस कंपनी में क्या होने वाला है फ्यूचर में वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। देखिए इंडसइंड बैंक जो है, जो मैं टिकर डॉट कॉम साइट के ऊपर लेके आया हूँ, इस साइट में एक चीज मुझे बहुत शानदार लगता है। कंपनी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता है, जैसे रेशियोज। जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है इस रेशियोज के बारे में जानने के लिए, कंपनीज का देखिए जो चीज मैं हमेशा देखता हूँ वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ एसेट। देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी तो अच्छा खासा देखने को मिला, एक एवरेज लेवल के आसपास है, मगर रिटर्न ऑफ एसेट उतना खास नहीं है। कंपनी का एनआईएम का परसेंटेज ज्यादा देखने को मिला। कंपनी का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो हर बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं कि बैंक ने जितने लोन बांटा उस लोन के हिसाब से कितना लोन उठा पाए और कितना लोन वो उठा नहीं पाए, उसको कहा जाता है एनपीए। एनपीए हमेशा कहा जाता है कि 0.5 से 0.80 के नीचे होना चाहिए, तभी एक अच्छा माना जाता है। ऑब्वियसली कंपनी ने अच्छी तरीके से खुद का एनपीए को मेंटेन किया। मगर एक चीज मुझे ज्यादा लगा वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। इसका मतलब कंपनी के कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज ज्यादा है, 4.64 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज क्या होते हैं? देखिए हर कोई बिजनेस में दो तरीके से चीज होता है, एक एसेट होता है और एक लाइबिलिटीज होते हैं। एसेट मतलब आपका जो बिजनेस है, आपका जो
मतलब जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने सारे आपका जितने सारे लोगों के पास में आपको पैसा मिलेगा, वो आपके एसेट है। आपका जो बिल्डिंग है, मशीनरीज़ है, वो आपका एसेट है। लायबिलिटीज़ क्या है? बैंक को जो पैसा दूसरों को देना पड़ेगा। जैसे लोगों ने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, एफडी में रखा, कोई इंश्योरेंस किया, तो उसको पैसा तो उसको देना पड़ेगा। तो वो ही बैंक के लिए एक लायबिलिटीज़ है। तो लायबिलिटीज़ एसेट के हिसाब से बहुत कम होना चाहिए। तो कंपनीज़ के जो लायबिलिटीज़ है, मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला। आप कहेंगे सर ओनली तो 4.64 है। हाँ, सेम टू सेम इसी के लायबिलिटीज़ अगर आप एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे तो उसका लायबिलिटीज़ 0.3 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। सॉरी परसेंटेज के आसपास देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सीआर परसेंटेज बहुत अच्छा खासा है। सीआर परसेंटेज क्या होते हैं? कैपिटल एडुकेसी रेशियो, मतलब कंपनी के पास कितने पैसा रिजर्व है। तो आरबीआई के गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हमेशा 9% के ऊपर रिजर्व होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए। इससे 1% भी कम नहीं होना चाहिए। 0.01% भी कम होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 18.42 पैसा हाथ में रखे हुए है बैंक में। किसी भी जरूरत के लिए वो पैसा यूज किया जाएगा। किसी भी जरूरत मतलब मान के चलिए जितने सारे लोगों ने सेविंग में पैसा रखा है, कल जाके वो पैसा लेना चाहे तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो ही पैसा रिजर्व जो है उसी पैसे से वो पैसा दे पाएंगे। तो एक कंपनी के डिटेल्स में और भी आपको कुछ जानकारी यहाँ पे दे दूँ, तो कंपनी के जो scanner.com इस साइड में जाएँगे, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, इसका मार्केट कैप कितना 95,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी बन चुके हैं। पी रेशियो भी ठीक-ठाक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज से थोड़ा-सा नीचे है। मुझे इस कंपनी का जो कर्जा देखने को मिला 7% के आसपास। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा है, कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को करीबन-करीबन 3 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है। तो थोड़ा-सा वैल्यूएशन में हाई देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला। तो प्रॉफिट ग्रोथ का पहले भी अच्छा खासा था। कंटिन्यूअसली कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया, सेल्स को भी मेंटेन किया, रिटर्न ऑफ इक्विटी को भी मेंटेन किया, मगर रिटर्न के मामले में कंपनी आपको लॉसेस दिया। 5 साल 3 साल में कंपनी आपको लॉसेस दिया। 1 साल में कंपनी 30% का रिटर्न दिया, 10 साल में 11% का रिटर्न दिया। कंपनी में क्या लॉसेस कर रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, अच्छी तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। एफआईएस, डीआईएस अच्छा खासा माल उठा के रखे। आप कहेंगे सर प्रोमोटर उसके पास तो उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। आप कोई भी बैंकिंग कंपनी को उठा के देख लीजिएगा, उसका प्रोमोटर 15 से 30% के आस नीचे ही देखने को मिलेगा। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी का कैश फ्लो बीच में नेगेटिव में था, आज कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में देखने को मिला। तो हर डेटा आपके सामने रख चुका हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको दिखाने वाला था वो है चार्ट पैटर्न। ध्यान से इस चार्ट पैटर्न को देखना। आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आपने पहले कभी नहीं देखे। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी ने कितने शानदार परफॉर्मेंस किए थे। इसका हाई हुआ था करीबन 2,400 रुपीज के आसपास। तो ऑब्वियसली वहां से कंपनी ने कुछ खराबी नहीं था, फिर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था। और कोविड के सिचुएशन में तो कंपनी का पूरा डेटा ही मतलब पलट गया। मानता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर, सॉरी मानता हूँ मैं जितने सारे इंश्योरेंस सेक्टर, साथ ही साथ जितने सारे बैंकिंग है, जितने सारे एनबीएफसी है, सारे के सारे स्टॉक में कोविड के सिचुएशन में गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद बाकी सारे कंपनीज ने प्रीवियस जो हाई था उसको भी रिकॉर्ड ब्रेक किया, मगर ई कंपनी ने नहीं कर पाया। इसका चार्ट पैटर्न आप ध्यान से नजर करेंगे तो देखिए इसका जो लो था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 300 रुपीज के आसपास। तो कोविड के सिचुएशन में 300 रुपीज के आसपास था, वहां से तेजी देखने को मिला और कंपनी हाई किए थे करीबन 1200 रुपीज के आसपास। तो क्यों यहाँ पे जी जाकर एक रेजिस्टेंस फेस किया? क्योंकि देखिए पहले इसी लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था। तो ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था, जो उसको सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद ब्रेक हुआ, क्रैश हुआ। तो वही सपोर्ट जोन अभी आपको रेजिस्टेंस में देखने को मिला है। तो देखिए एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग आने वाला है, ब्रेक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो एक काप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है। जब काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनते हैं उसके बाद उसी लेवल में वॉल्यूम करके ब्रेकआउट करते हैं तो एक रैली जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जो वॉल्यूम हो रहा है वो भी पॉजिटिवली वॉल्यूम देखने को मिला है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो प्रीवियस जो वीक्स है, प्रीवियस जो कैंडल है, उसको ब्रेकआउट करना होगा। अगर उसको ब्रेकआउट करते हैं तो एक स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा और करीबन 1590 के आसपास इस ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हाई था
एक जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बना था वो 1590 के आसपास है। तो ये था पूरा एनालिसिस। मेरा एनालिसिस आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। आपको इसी तरीके से एनालिसिस सीखना है तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से इसी तरीके से एनालिसिस में कॉल दिया जाता है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।